स्वागत है आप सभी का। सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल की कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल। बुधवार को लोकसभा में हुई चर्चा का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। कहा, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी, उनकी सजा देश के लिए बनेगी एक नजीर। राज्यसभा की कार्यसूची में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2020 और खनिज विधि संशोधन विधेयक। एजेंडे में रेल समेत 4 अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा भी शामिल। लोकसभा में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 होगा पेश। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए भारत ने 15 अप्रैल तक सभी वीजा किए निलंबित। एयर इंडिया ने रोम, मिलान और सियोल के लिए सभी उड़ानें की रद्द। कोरोना पीड़ित देशों की यात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज चालक दल और यात्रियों के प्रवेश पर भी 31 मार्च तक रोक। इटली के लिए आज भेजा जा सकता है भारतीय चिकित्सा दल। सौ से ज्यादा देशों में फैलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी किया घोषित। दुनिया भर में अब तक 4500 से ज्यादा मौतें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन को छोड़कर सभी यूरोपीय देशों से अमेरिका यात्रा पर लगाई 30 दिन की रोक। वायरस से निपटने के लिए इटली ने 25 बिलियन यूरो की योजना का किया ऐलान। और लेह में होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को 15 से 20 हजार लोगों के साथ करेंगे योग। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा, इतनी बड़ी संख्या में पहली बार लेह जैसे ऊंचाई वाले स्थान पर योग का आयोजन होगा बेहद खास। बाद संसद सत्र की। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का 7वां दिन है और दोनों सदनों के एजेंडे में अहम कामकाज शामिल है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल की कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2020, साथ ही खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019, राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। जबकि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 विचार और लौटाए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा रेल मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी होनी है। वहीं लोकसभा की कार्यसूची की बात करें तो वायुयान संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 भी सदन में पेश होगा। इसके अलावा 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी कार्यसूची में शामिल है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल की कानून व्यवस्था की स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। सदन में सांसद कपिल सिब्बल, राजमणि पटेल, दिग्विजय सिंह, विवेक के तनखा, सुधांशु त्रिवेदी, विजय गोयल और विनय पी सहस्त्रबुद्धे ये मुद्दा उठाएंगे। इसके बाद सभी दलों के सांसद इस मामले पर सदन में अपने विचार रखेंगे। इससे पहले कल लोकसभा में दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल ही में पैदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियम 193 के तहत चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली हिंसा सोची समझी साजिश के तहत हुई। उन्होंने हिंसा में जान गंवाने वालों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पुलिस ने हिंसा को नियंत्रित करने में अपनी पूरी शक्ति लगाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा से जुड़े 1100 आरोपियों की पहचान की गई। वहीं 40 टीमें दिल्ली हिंसा के आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 60 अकाउंट ऐसे मिले जो 22 के दिन शुरू हुए और 26 के दिन बंद हो गए। 60 अकाउंट। और वो क्या समझते हैं बंद करने से बच जाएंगे क्या? जहां पर भी है पुलिस ढूंढ कर निकालेगी।
ढूंढ कर निकालेंगे। मान्यवर 25 मामले हमने आईटी एक्ट के तहत दर्ज कर चुके हैं, उनको भी ढूंढ के निकालेंगे। मान्यवर हमने विज्ञापन और सोशल मीडिया से भी अफवाहों से दूर रहने का हमने किया। मान्यवर पैसा भी दिल्ली में पहुंचाया गया है, ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है। हम इसकी तह तक जाएंगे। इसकी रिसीव करने वाले लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, मगर पैसा भी पहुंचाया गया, सोशल मीडिया से भड़काया गया। साथ ही गृह मंत्री ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि दिल्ली हिंसा में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी सजा देश के लिए एक नजीर बनेगी। ये 20 लाख लोगों के बीच में जो दंगा हो रहा था, इसको दिल्ली में स्प्रेड नहीं होने देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं मानता हूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस ने निभाया है। ये हिंसा मान्यवर दिल्ली के 4% क्षेत्र और 13% आबादी तक सीमित रखने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली में कुल 203 पुलिस थाने हैं, उसमें से 12 थानों में हिंसा रुकी रही और भड़काने का प्रयास तो सब जगह हुआ था, परंतु ये 12 स्थानों तक हिंसा रुकी रही। मैं मानता हूं मान्यवर कि ये सबसे पहली जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के सर पर थी कि हिंसा को रोकना। और इस समय हम सीधा संसद भवन परिसर में रुक करेंगे। हमारी सहयोगी कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृति, अभी हमने देखा लोकसभा में कल दिल्ली में हाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा हुई और गृह मंत्री ने जवाब भी दिया और विपक्ष के हर सवालों का उन्होंने जवाब दिया। वहां आज हम देख रहे हैं राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा इस मुद्दे पर लिस्टेड है, साथ ही विधायी कामकाज भी है और मंत्रालयों के जो कामकाज है उन पर भी चर्चा शामिल है। तो कुल मिलाकर क्या संभावनाएं आज राज्यसभा में? जी हाँ प्रीति, देखिए जैसा आपने कहा कि कल हमने लोकसभा में देखा कि किस तरह से दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने पूरे सदन को आश्वस्त किया कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। देखिए राज्यसभा में ये सहमति बनी है कि आज जो पहला हाफ होगा उसमें जो 2 ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए जो बिल है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल और उसके साथ मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल, पहले उस पर चर्चा होगी। उसके बाद भोजन अवकाश के बाद जो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है आज उसमें राज्यसभा पर चर्चा होगी। उसके बाद सदन में गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब देंगे। जैसा कि आपने कहा कि विधायी कामकाज काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसके अलावा जो है वो विवाद से विश्वास जो बिल है, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में जिसका जिक्र किया था, जो लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है, उस पर भी डिस्कशन होगा और उसको वापस भेजने का लोकसभा को प्रावधान है क्योंकि ये मनी बिल की श्रेणी में आता है। इसके अलावा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और इसके साथ ही साथ जो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल है उस पर भी चर्चा होगी और कई मंत्रालय जो हैं उनके कामकाज पर भी चर्चा होगी। तो बेहद अहम कामकाज आज राज्यसभा में। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल कृति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और संसद भवन परिसर से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल कहा कि कोरोना वायरस प्रभावित देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कोरोना से जूझ रहे ईरान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के बारे में सरकार की कोशिशों को लेकर कल राज्यसभा में जानकारी दी। विदेश मंत्री ने बताया कि गुरुवार तक इटली के लिए भी भारतीय चिकित्सा दल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। As government started receiving information about the spike in coronavirus cases in Iran, as a precautionary measure, direct flights between India and Iran were temporarily suspended with effect from 27 February. Advisories were issued to avoid travel and returning passengers were started to be screened. This is an ongoing exercise. Our embassy in Tehran and consulates in Bandar Abbas and Zahedan naturally reached out immediately to Indian nationals in Iran to ascertain their welfare. An advisory was issued asking our nationals to observe appropriate precautions. Emergency contact details of the Indian mission were put out. Embassy and consulate officials have been reassuring Indian nationals and ensuring they are in good health and had adequate provisions. विदेश मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने 6 सदस्य चिकित्सा दल ईरान भेजा है। ये दल वहां मौजूद भारतीय नागरिकों के नमूने एकत्र करके परीक्षण कर रहा है। Over the last few days, government has been making focused efforts for the safe return of stranded Indians.
Given the scale of COVID-19 infection and its pressures on Iran's own resources, a team of 6 Indian health officials has been deputed to Iran in order to set up testing and sampling facilities there. The first batch of 108 samples were received in India on 7 March. These were tested and 58 Indian pilgrims, 25 men, 31 women and 2 children, who tested negative were repatriated in a special IAF C-17 flight on 10 March. We have also received samples of 529 more Indians on this flight, which are being tested in the National Institute of Virology, Pune. देश में कोरोना वायरस के 60 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें केरल के वो 3 मामले भी शामिल हैं जिनमें रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। वायरस के 10 नए मामलों का पता चला है, जिनमें से 8 केरल से और एक राजस्थान और दिल्ली से हैं। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में कल उच्च स्तरीय मंत्री समूह ने ताज़ा स्थिति और इसकी रोकथाम और प्रबंधन के उपायों की समीक्षा की। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने बैठक में हिस्सा लिया। यात्रा परामर्श के मुताबिक चीन, हांगकांग, कोरिया, गणराज्य, जापान, इटली, थाईलैंड, सिंगापुर, ईरान, मलेशिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा कर चुके लोगों को भारत पहुंचने की तारीख से 14 दिन तक खुद ही क्वारंटाइन में अलग थलग रहना चाहिए। हांगकांग, कोरिया गणराज्य, जापान, इटली, थाईलैंड, सिंगापुर, ईरान, मलेशिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा की है, उन्हें यहाँ पहुँचने की तारीख से लेकर 14 दिनों तक सेल्फ इम्पोज्ड क्वारंटीन में रहना होगा। 15 अप्रैल तक राजनयिक, सरकारी, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, एम्प्लॉयमेंट और प्रोजेक्ट वीजा को छोड़कर सभी अन्य प्रकार के वीजा 15 अप्रैल तक के लिए निलंबित करने का फैसला किया गया है। साथ ही OCI कार्ड धारकों को दी जाने वाली वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा पर भी 15 अप्रैल 2020 तक के लिए रोक लगा दी गई है। ये रोक सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर 13 मार्च 2020 की मध्यरात्रि से ही लागू हो जाएगी। अगर कोई विदेशी नागरिक आपात स्थिति में भारत की यात्रा करना चाहता है तो वो अपने देश में स्थित भारतीय मिशन से संपर्क कर सकता है। सरकार ने कहा कि 15 फरवरी के बाद चीन, इटली, ईरान, कोरिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी से भारत आए सभी यात्रियों को कम से कम 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा। वहीं एयर इंडिया ने रोम, मिलान और सियोल के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। रोम के लिए सेवाएं 15 से 25 मार्च तक बंद रहेंगी। वहीं मिलान और दक्षिण कोरिया की राजधानी के लिए उड़ानें 14 से 28 मार्च तक निलंबित रहेंगी। सरकार की ओर से सभी पर्यटक वीजा 15 अप्रैल तक के लिए निलंबित किए जाने के बाद कंपनी ने ये कदम उठाया है। सिक्किम में नाथुला के पास शेराथांग पर चीन भारत सीमा व्यापार पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने इटली में फंसे भारतीय लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कोविड-19 से पीड़ित इटली से एयर इंडिया की उड़ान से आए भारतीय मूल के 9 विदेशियों समेत 83 लोगों को दिल्ली के समीप मानेसर में सेना के एक पृथक सुविधा केंद्र में रखा गया है। इन 83 लोगों में 16 बच्चे और एक शिशु भी है। इटली उन देशों में शामिल है जो कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है। उसके कई हिस्सों की इस बीमारी से फैलने से रोकने के लिए एक प्रकार की नाकेबंदी भी कर दी गई है। स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण, सावधानियों और हेल्पलाइन नंबर जारी करने के लिए मंत्री समूह को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 देशों से आने वाली उड़ानों की यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। मंत्रिमंडल सचिव ने भी संबंधित मंत्रालयों के सचिवों की बैठक की, जिसमें सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। देश में कोरोना वायरस के तेजी से फैलते संक्रमण से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन कानून के तहत केंद्रीय गृह सचिव से को प्राप्त होने वाली शक्तियां फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को सौंप दी गई हैं। कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कानून के प्रावधान 10 और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होने के नाते इन शक्तियों का उपयोग केंद्रीय गृह सचिव द्वारा किया जाता है। कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर में एहतियात के तौर पर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों समेत सभी शिक्षा संस्थाओं को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस के संदिग्ध रोगियों के संपर्क में आए जम्मू कश्मीर के 1211 लोगों को निगरानी में रखा जा रहा है।
वहीं भारत ने कोरोना वायरस प्रभावित देशों की 1 फरवरी 2020 के बाद यात्रा इतिहास वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज चालक दल या यात्रियों के अपने प्रमुख बंदरगाहों प्रवेश पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है। जहाजरानी मंत्रालय ने कहा है कि इस घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वो केवल ऐसे अंतर्राष्ट्रीय क्रूज को आने की अनुमति देगा जिन्होंने 1 जनवरी 2020 तक बंदरगाहों पर अपने आने की सूचना दी थी। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और कहा है कि हम कई देशों की सप्लाई पर निर्भर हैं, ऐसे में भारत ने हमें मदद का भरोसा दिया है। इससे पहले नेतन्याहू ने देशवासियों को संबोधित करते हुए अपील की थी कि वो एक दूसरे से मिलते हुए हाथ न मिलाएं। नेतन्याहू ने लोगों से अपील की है कि अब हर कोई नमस्ते कहकर मिले, जो भारत की सभ्यता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 4500 को पार कर गई है। ये वायरस दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। चीन में अब तक 3169 मौतें हो चुकी हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि WHO इस घातक वायरस के प्रकोप का आकलन कर रहा है। हम इसके खतरनाक तरीके से फैलने को लेकर चिंतित हैं, इसलिए हमने आकलन किया है कि कोविड-19 को महामारी के रूप में पहचाना जा सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने के लिए सभी यूरोपीय देशों से अमेरिका की यात्रा पर रोक लगा दी है। हालांकि इस प्रतिबंध में ब्रिटेन शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया का दुश्मन है और हमें इसे जल्द से जल्द और सुरक्षित तरीके से हराना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और जीवन से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस के 1135 मामले सामने आए हैं और इसकी वजह से 38 मौतें भी हो चुकी हैं। I have decided to take several strong but necessary actions to protect the health and well-being of all Americans. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. These restrictions will be adjusted subject to conditions on the ground. There will be exemptions for Americans who have undergone appropriate screenings, and these prohibitions will not only apply to the tremendous amount of trade and cargo, but various other things as we get approval. Anything coming from Europe to the United States is what we are discussing. These restrictions will also not apply to the United Kingdom. वहीं जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने विशेषज्ञों के अनुमान का हवाला देते हुए कहा है कि 70% आबादी कोरोना वायरस की चपेट में आ सकती है और उन्होंने इस बीमारी के फैलने की रफ्तार धीमी करने के उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। जर्मनी में बुधवार तक इस संक्रमण के करीब 1300 मामले सामने आए हैं और 2 मरीजों की जान भी जा चुकी है। जर्मन सरकार ने 1000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी वाले सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इस बीच वायरस से निपटने के लिए इटली ने 25 बिलियन यूरो की योजना का ऐलान भी किया है। कुछ और अहम खबरें। 17 राज्यों की राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें सहयोगी दलों के उम्मीदवार भी शामिल हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व कांग्रेस नेता और बीजेपी का दामन थाम चुके भुवनेश्वर कलिता को असम से टिकट दिया गया है। इसके अलावा विवेक ठाकुर को बिहार, झारखंड से दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान से राजेंद्र गहलोत, गुजरात से अभय भारद्वाज और रमीलाबेन बारा, महाराष्ट्र से उदयन राजे भोसले को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मणिपुर से लिएसेम्बा महाराजा को टिकट दिया गया है। सहयोगी दलों में आरपीआई के रामदास अठावले को महाराष्ट्र और बीपीएफ के विश्वजीत दैमारी को असम से उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी अपने कोटे की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया है। पार्टी ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और रामनाथ ठाकुर के नाम पर मुहर लगाई है।
मध्य प्रदेश के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद देते हुए कहा कि कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जो जीवन को बदल कर रख देते हैं। राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा कि जनसेवा के लक्ष्य की पूर्ति आज कांग्रेस के माध्यम से नहीं हो पा रही है। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है। ताजा सियासी संकट को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को भोपाल से बाहर भेज दिया है। बीजेपी विधायकों को दिल्ली के पास गुरुग्राम भेजा गया है, जबकि कांग्रेस के विधायक जयपुर में रहेंगे। दिल्ली से भोपाल तक राजनीतिक घटनाक्रम और बैठकों का दौर जारी है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को सभी तरह के बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। पहले ऐसा न होने पर बैंक की तरफ से ग्राहकों से पेनल्टी वसूली जाती है। एसबीआई के मुताबिक इस फैसले से 44 करोड़ 51 लाख ग्राहकों को इसका फायदा होगा। एसबीआई ने सभी बचत खातों पर ब्याज दर समान रूप से सालाना 3% कर दी है। मौजूदा वक्त में एसबीआई सेविंग अकाउंट पर 1 लाख तक के डिपॉजिट पर 3.25% यानी 3.25% के हिसाब से ब्याज मिलता है, जबकि 1 लाख से ज्यादा के डिपॉजिट पर 3% की दर से ब्याज मिलता है। बैंक ने एफडी पर ब्याज दर में भी कटौती की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपस में विलय करने में लगे सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ आज मुलाकात करेंगी। इससे पहले इसी महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी क्षेत्र के 10 बैंकों को 4 बैंकों में एकीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वहीं येस बैंक के ग्राहक अब अपने क्रेडिट कार्ड और कर्ज की किश्तों के बकाये का 2 लाख रुपए से अधिक का भी भुगतान दूसरे बैंक से ऑनलाइन कर सकते हैं। येस बैंक ने बुधवार को ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। येस बैंक ने एक ही दिन पहले क्रेडिट कार्ड या कर्ज के बकाये के भुगतान के लिए अन्य बैंक के खातों से IMPS और NEFT की सुविधा फिर से शुरू की थी। इस बीच धन शोधन रोकथाम अधिनियम की एक विशेष अदालत ने बुधवार को येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की प्रवर्तन निदेशालय हिरासत 5 दिनों यानी 16 मार्च तक बढ़ा दी है। ईडी ने कल कपूर की 3 दिनों की हिरासत खत्म होने के बाद विशेष अदालत में उन्हें पेश किया था। इस साल का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम हिमालय के क्षेत्र में बसे लेह में आयोजित किया जाएगा। लद्दाख क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगभग 15 से 20 हजार लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेंगे। लद्दाख क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के लिए भी मशहूर है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इस क्षेत्र में योग दिवस मनाने से इस इलाके में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि इसके लिए लगभग अभी से तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई शीर्ष संगठनों के भी साथ आने की योजना बनाई गई है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि लेह जैसी ऊंचाई वाली जगह पर पहली बार इतने बड़े स्तर पर योग अभ्यास करने वालों का जमावड़ा होना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 को विशिष्ट और अलग बनाता है। पिछले साल यानी 2019 में झारखंड की राजधानी रांची में योग पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। Congregation of yoga will be taking place in high altitude location like Leh for the first time. A 45 minutes yoga drill based on a common yoga protocol is the highlights of the observation of International Day of Yoga. The PM is expected to carry out the yogasana based on common yoga protocol along with the anticipated gathering of 15,000 to 20,000 people on the yoga day. और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण के सभी पहलुओं पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। खासकर लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां एक ओर वैश्विक तापमान का बढ़ना, समुद्र के स्तर में वृद्धि और बर्फ पिघलना जलवायु परिवर्तन के भौतिक संकेत दे रहे हैं,
वहीं दूसरी ओर लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास, मानव स्वास्थ्य, प्रवासन और विस्थापन, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी प्रणालियों पर यह प्रभाव डाल रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अगर पेरिस समझौते पर अमल नहीं हुआ तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ सकता है। बात क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज आज से शुरू हो रही है। सीरीज का पहला वनडे मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ आगाज करने की होगी। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज मनीष कौशिक ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में एशिया क्वालिफायर में ऑस्ट्रेलिया के हैरिसन गासडी को हराकर टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है। कौशिक टोक्यो ओलंपिक में जगह पक्की करने वाले 9वें भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। देश आज दांडी मार्च दिवस मना रहा है। इस दांडी मार्च का मकसद अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़ना था। गांधी जी और उनके 78 स्वयंसेवकों ने आज ही के दिन 1930 को इसकी शुरुआत की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की थी। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर और ब्रेक के उस पार देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।